Call is now being recorded. नमस्कार आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी का पुनः स्वागत है इस 30 दिवसीय कार्यशाला में। विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह 30 दिवसीय कार्यशाला आयोजित है, जिसमें आप सभी सुधीजन प्रतिदिन अपने समय पर जुड़कर ज्ञानार्जन कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसके उपरांत संस्कृत भाषा में प्रवीण अवश्य हो जाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही संस्कृत भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम है, जो बहुत ही रुचिकर एवं सरल बनाया गया है, जिससे आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आप सुगम तरीके से इसका ज्ञानार्जन कर सकें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं इसका एक मंगलाचरण के द्वारा। मंगलाचरण की प्रस्तुति आज हमारे मध्य दे रही हैं देवांशिका द्विवेदी जी। मेरी आवाज आ रही दीदी? जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवांशिका जी। अब हम समय व्यर्थ न करते हुए अपने जो हमारे अभी तक आपको व्याकरण की शिक्षा दे रहे थे, हमारे भावी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी, उनसे निवेदन करती हूँ कि कृपया आमुख पटल पर आकर आगे का पाठ, जैसे प्रतिदिन अभी तक आप ज्ञान अर्जन करा रहे थे व्याकरण का, कृपया यहाँ पर आकर और आगे आज देखते हैं कि आज इन्होंने अपने पिटारे से क्या निकाला है हम सभी के लिए। आइए आनंद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुकृति महोदय। सर्वप्रथम आज पिटारा तो बनाते बनाते थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि पीपीटी थोड़ा नहीं बना पाए थे आज, थोड़ा उसी वजह से थोड़ा हम लेट हो गए। तो सर्वप्रथम आपको धन्यवाद, आपने हमें जो है आमंत्रित किया। इसके बाद इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे आदरणीय गुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी का मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे ये कार्य सौंपा कि मैं व्याकरण की कक्षाएं लूं। इसके बाद हमारे आभासी पटल के माध्यम से हमारे सम्मुख दिख रहे हमें प्रोफेसर डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंशुल सर, उनको मैं प्रणाम करता हूं। इसके बाद और भी जितने भी संस्कृतानुरागी जुड़े हुए हैं, जो संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं, संस्कृत व्याकरण सीखना चाहते हैं, उनका इस देव भाषा उन्नयन शोध संस्थान और इस कार्यक्रम की तरफ से उनका कोटि कोटि
साधुवाद और अभिनंदन वंदन। तो आइए हम लोग आज एक मंगलाचरण से प्रस्तुति करते हैं और इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शारदा शारदाम भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। माँ शारदा का ध्यान करते हुए आज ये हमारी कक्षा जो है आपकी समास की होने वाली है, तो इसको जारी रखेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं और पीपीटी पे जाते हैं। आवाज तो क्लियर आ रही होगी हमारी? जी। अरे ये घुमा दो ना, हाँ बस अब देखो। जी, स्क्रीन शेयर हो गई? जी। ओके, चलिए। आज हम लोगों की कक्षा का विषय है समास का सामान्य परिचय। समास के सामान्य परिचय में ये आपकी क्लास हम ले रहे हैं आनंद श्रीवास्तव, शोध छात्र, संस्कृत विभाग, और हमारे आदरणीय गुरु संयोजक हैं इस कार्यक्रम के प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी। आगे चलते हैं हम लोग। समास, कल हम लोगों ने संधि की चर्चा की, 3 प्रकार की हमने पद विधियां बताई, 3 प्रकार की विधियां बताई थी व्याकरण शास्त्र में। तो 3 प्रकार की जो विधियां थी, देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन भी करते चलेंगे। 3 प्रकार की विधियां थी, एक आपकी वर्ण विधि, दूसरी आपकी थी पद विधि, और तीसरी थी आपकी वाक्य विधि। वर्ण विधि में हमने पढ़ा कि जब वर्ण एक दूसरे के पास आके उनमें वर्ण विकार उत्पन्न होता है, तो वो हमने पढ़ा संधि में। ऐसे ही जब पदों का संक्षिप्तीकरण होता है, कुछ पद मिलके एक हो जाते हैं, अनेक पद मिलके एक हो जाते हैं, कई पद मिलके एक हो जाते हैं, तो वहां पर जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? समास बोला जाता है। तो देखिए, अब आते हैं तीसरी विधि, वाक्य विधि में। वाक्य विधि में जब चर्चा हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हम कारक की चर्चा कर देते हैं, क्योंकि जब 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वहां पर वाक्य विधि का प्रयोग किया जाता है, और वो हम कारक के माध्यम से जोड़ते हैं। जैसे हम अगर कहें मोहन राम के लिए पत्र लिखता है, तो यहाँ पर 2 वाक्य हैं। मोहन पत्र लिखता है, किसके लिए लिखता है? राम के लिए लिखता है। तो मोहना राम आए पत्रम लिखित, राम के लिए पत्र लिख देता है। तो यहाँ पर भी हमने 2 वाक्यों को जोड़ दिया, तो ये हम कारक के माध्यम से करते हैं। आज हम लोगों का विषय है, प्रकरण है समास। यहाँ देखिए, समास की परिभाषा सिंपल सी है, अनेक पदा नाम एक पदी भवनम समासः, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। तो ये भी एक अच्छी सी बात है। जैसे हम लोगों ने प्रत्याहार में पढ़ा, कई वर्ण को प्रत्याहार के अंतर्गत रख दिया, संक्षिप्तीकरण ही किया हमने। संधि में भी वर्णों में विकार उत्पन्न करके उसको भी थोड़ा छोटा किया, लेकिन समास में भी हमने क्या किया? अनेक पदों को एक कर दिया गया। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, जहां अनेक पद एक पद हो जाए वहां हमारा क्या होता है? समास होता है। एक अन्य परिभाषा है छोटी सी, समसनम समासा। समसनम समासा अर्थात संक्षिप्तीकरण ही क्या है? समास है। संक्षिप्तीकरण बहुत छोटे में, ये परिभाषा 9-10 में देख ली जाती है, बच्चे इसी को याद कर लेते हैं। बोले ज्यादा बड़ी परिभाषा कौन याद करे? समसनम समासा याद कर लो, काम चल जाएगा, है ना। जो संक्षिप्तीकरण है वो ही हमारा क्या है? समास है। अब समास होने की कुछ चीजें बताई गई, कुछ विशेषताएं बताई गई कि कहाँ समास होगा, कैसे होगा। उसके लिए एक लक्षण बताया गया, विभक्ति लुप्यते यत्र
तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां चैक पद्यम च समासासु अभिधीयते। अर्थ क्या हुआ कि जहां पर विभक्तियों का लोप कर दिया जाए। अब देखो, जब हम लोगों ने पढ़ा कि भाई पदों का संक्षिप्तीकरण होगा, दो पद मिलके या अनेक पद मिलके एक पद हो जाएंगे, तो भाई पद में तो पद ही क्यों बोला गया? क्योंकि पद में क्या होगा, पद हमारे सुबंत होंगे, तो सुबंत होंगे तो उसका, क्योंकि बताया गया सुप तिगंतम पदम, जो सुप तिगंतम पदम अगर सुप और तिंग लगा है तो वो पद कहलाएंगे। तो अगर जो विभक्तियां लगी हैं उनका हम क्या करेंगे, लोप कर देंगे, तभी तो वो जुड़ेंगे। तो जहां विभक्तियों का लोप हो जाए, विभक्ति ही लुप्यते यत्र, आप अगर ये मात्रा पढ़ो भी तो विभक्ति लुप्यते यत्र पढ़ सकते हो, या इसका विच्छेद करो, विभक्ति ही लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते, तत् अर्थस्तु प्रतीयते, और उनका अर्थ प्रतीत हो। ऐसा ना हो कि हमने जोड़ तो दिया अर्थ लेकिन अर्थ का अनर्थ हो गया, ऐसा भी ना हो। पदानाम चैक पद्यम, अनेक पदों का, पदों का षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, बालकस्य बालकयो बालकानाम पदस्य पदयो पदानाम, तो अनेक पदों का बहुवचन की बात हो रही है। च एक पद्यम, एक पद हो जाना, अनेक पदों का एक पद हो जाना, उसी को हम क्या, सो अभिधीयते है, का अभिधीयते, समासः अभिधीयते, उसको हम किस नाम से जानेंगे, समास के नाम से जानेंगे। तो ये कुछ मूल चीजें थी जो समास प्रकरण में हम लोग प्रवेश करते समय हम इसका मनन करें, इसको समझें कि समास क्या है। अनेक पदों का एक पद हो जाना समास है, संक्षिप्तीकरण समास है, और एक लक्षण इसका बहुत अच्छा बता दिया गया, विभक्ति लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानाम च एक पद्यम च समासासु विधीयते, वहां पर हम उसे क्या जानेंगे, समास जानेंगे। आगे देखते हैं। अब जैसे हम लोग संधि के साथ विच्छेद को पढ़ा, उसके विच्छेद को समझा, ऐसे ही समास करने के लिए विग्रह जानना भी आवश्यक है, क्योंकि विग्रह से जो समासिक पद है, समास की वृत्ति है, उसका भी हमें अर्थ का बोध होता है। तो विग्रह के लिए क्या भाषा बताई गई, क्या परिभाषा बताई गई, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, अर्थात जो समास वृत्ति है, वृत्ति का अर्थ है समास वृत्ति, तो समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहते हैं। क्योंकि ऐसे जब हम विग्रह से समझते हैं तब हम उस अर्थ तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर जो समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराए, बोध कराने के लिए जो प्रयुक्त हो वही क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। जैसे पीतांबरा, अब ये एक सामासिक पद है, क्योंकि दो पद, इसमें दो या दो से अधिक पद मिल गए और उन्होंने क्या बना दिया, एक शब्द का निर्माण किया, पीतांबरा। इस सामासिक पद का अर्थ बताने के लिए जो विग्रह आया, पीतम अंबरम यस्य सह, ये जो वाक्य है यही विग्रह कहा जाता है। कौन सा वाक्य, जो लिखा है पीतम अंबरम यस्य सह, तो ये वाक्य आपका विग्रह कहलाएगा। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जो विग्रह है वो कितने प्रकार का है। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि समास के कितने भेद हैं, किसने भेद 4 बताए, किसने 5 भेद बताए, कितने भेद हम लोग पढ़े। तो ऐसे करके जो समास है वो उसके 2 भेद हैं, विग्रह के, जो समास विग्रह है वो 2 प्रकार का है। समास विग्रह, एक आपका लौकिक विग्रह है और एक आपका अलौकिक विग्रह। बिल्कुल बेसिक से समझिए, एक आपका लौकिक विग्रह हुआ और एक आपका अलौकिक विग्रह हुआ। लौकिक विग्रह का कहने का तात्पर्य, लौकिक का मतलब ही हुआ जगत, है ना। तो जो जगत की समझ से, जो जगत की समझ में आ जाए, साधारण भाषा में समझ में आ जाए, वो चीजें क्या हैं, लौकिक है। और एक अलौकिक विग्रह है। तो लौकिक विग्रह तो ये हो गया कि जो लोक के समझने लायक है, वो सब विग्रह हमारे लौकिक विग्रह में आ जाते हैं। और उसी का अलौकिक विग्रह भी हम करते हैं, लेकिन अलौकिक विग्रह आम जनमानस नहीं समझ सकता उसको, या तो वैयाकरण समझ सकता है, वैयाकरण समझ, जो है व्याकरण का ज्ञान रखने वाले समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है किताबों में, जैसे आपका लिखा है दशरथ पुत्रा, इससे समझ लेते हैं।
दशरथ पुत्र। अब देखिए लौकिक विग्रह अगर इसका हम करेंगे तो लौकिक विग्रह में क्या हो जाएगा भाई, दशरथ का पुत्र, तो दशरथस्य पुत्र, ये आपका हो गया लौकिक विग्रह। ये आपके सबके आसानी से ये विग्रह समझ में आ गया होगा कि इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति के एक वचन का इसमें प्रत्यय लगा है, तो दशरथस्य पुत्र हो गया। दशरथस्य आपका दशरथ का और पुत्रा पुत्र, तो ऐसे आप समझ गए दशरथ पुत्र। लेकिन अगर यही हम अलौकिक विग्रह की बात करें तो अलौकिक विग्रह में क्या होगा, अब हम यहाँ पर ये जो विभक्ति है इस जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए दशरथ, अब षष्ठी विभक्ति के लिए कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, गश। इसके बाद पुत्र, और पुत्र एक वचन के लिए सु ओजस, तो सु लगा देंगे प्रत्यय। अब ये सबके समझ की बात नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो वैयाकरणिक होंगे वो समझ पाएंगे। तो इसको हम लौकिक के अंतर्गत नहीं रखेंगे, ये अलौकिक विग्रह हो गया। इसमें जिसको व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान या व्याकरण का जिसको ज्ञान है वही समझ पाएगा। तो आम जनमानस को समझने के लिए किस प्रकार का विग्रह प्रयुक्त हुआ, लौकिक विग्रह, और वैयाकरण शास्त्र की दृष्टि से अलौकिक विग्रह का प्रयोग किया जाता है। इन पदों को मिला के जो एक पद बनता है वो आपका समासिक पद कहलाता है, और उस समासिक पद के अर्थ को बताने के लिए जो आपका वाक्य प्रयुक्त होता है वो आपका विग्रह कहलाता है। दो चीजें ये हो गई। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, एक लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। लौकिक क्या है, जो आम जनमानस समझ जाए, जो लोक के समझने लायक विग्रह है वो हो गया, और जो व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से जो विग्रह किए जाते हैं वो सब आपके अलौकिक विग्रह में चले जाते हैं। अब देखिए समास, वही समसनम समासा, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा, उसी समास के संक्षिप्तीकरण करने के जो है वो 6 भेद बताए गए। एक आपका अव्ययी भाव समास हुआ, पहला अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका है तत्पुरुष समास। अब इसी तत्पुरुष के ही भेद हैं कर्मधारय और दिगु, लेकिन हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम मतलब नीचे स्तर से, तो इसलिए हमने पूरे 6 आपको भेद लिख दिए। नहीं तो आप जब सिद्धांत कौमुदी देखते हो तो सिद्धांत कौमुदी में 4 भेद बताए गए। बाकी जब हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी आचार्य वरदराज विरचिता लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करते हैं तो वहां पर उन्होंने बताया समासः पंचधा, समास के कितने भेद बताए, 5। लेकिन जो हाई स्कूल इंटर या हम लोग जब कंपटीशन का कोई एग्जाम देते हैं तो उसके लिए हम लोगों को 6 समास पढ़ने पड़ते हैं। किसी विशेष परीक्षा की बात अगर ना करें, जनरल अन्य परीक्षाओं की बात करें, हिंदी की बात करें, तो समास हम 6 समास हमें पढ़ने होते हैं। समास के 6 भेद हैं, कौन कौन से, नंबर 1 अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए समास के भेद, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अच्छा, अब इसका चर्चा करेंगे आगे वाली स्लाइड में। देखिए अव्ययी भाव समास जो है, सबसे पहले नंबर वाला अव्ययी भाव समास, तो यहां पर क्या होगा, नाम से स्पष्ट है, अव्ययी भाव समास, अर्थात जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है और जिसका अर्थ प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपने इसकी परिभाषा भी पहले पढ़ी होगी कभी छोटे में, या वैसे किताबों में पुस्तकों में देखी होगी। प्रायण पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भाव, पूर्व पद की प्रधानता जिसमें होती है वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है और पूर्व पद की उसी में प्रधानता हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, क्योंकि अव्यय की विशेषता यही होती है ना। अव्यय की परिभाषा क्या होती है, नाव्ययम इति अव्ययम और
ना तो वो लिंग में बदलता है, ना तो वचन में, ना कारक में, वो उसका नहीं बदलता, प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में जब हम उपसर्ग पढ़ते हैं तो उपसर्गों को भी अव्ययों के अंतर्गत रखा जाता है, अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है। तो संस्कृत में जो उपसर्ग युक्त पद भी अव्यय समास ही माने जाते हैं, क्योंकि उपसर्ग जो 22 उपसर्ग हैं हम लोगों की संस्कृत व्याकरण में, तो उन उपसर्गों को किसका भेद माना जाता है? अव्यय का। अव्यय के लिए परिभाषा आती है सदृशम त्रिसलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, तो सभी विभक्तियों में एक जैसे रहते हैं, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो 22 उपसर्ग हैं उनसे युक्त जो भी पद हैं ये भी अव्यय भाव समास ही माने जाते हैं। यथाशक्ति, जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। तो ये सब आपके किसके भेद हो जाएंगे, किसके उदाहरण हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसमें अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावः। अनव्ययम जो अव्यय ना हो, अव्ययम भवति अव्यय हो जाए, इति अव्ययी भावः, वहां पर क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास। क्योंकि यहाँ पर एक तो आपका अव्यय पद होगा लेकिन दूसरा नहीं होगा, लेकिन अब दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? वो अव्यय हो जाएंगे। लिखा भी है अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद अनव्यय होता है। अनव्यय का मतलब ये हुआ कि वो अव्यय नहीं है। जैसे दो पद होंगे तो दो पद में एक पद आपका पूर्व पद अव्यय होगा, लेकिन जो दूसरा पद होगा वो अव्यय नहीं होगा। अब इनसे जो एक सामासिक पद बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो भी अव्यय ही बनेगा। जो समस्त पद होगा वो अव्यय हो जाता है। इस वजह से इसको आपका अव्ययी भाव समास बोला गया। परिभाषा अक्सर ये पूछी जाती है या पूछ लिया जाता है, प्रायण पूर्व पद प्रधाना का समासा, तो पद प्रधानो अव्ययी भाव। अब महर्षि पाणिनि ने इसके लिए कौन सा सूत्र बताया कि अव्ययी भाव समास कहाँ कहाँ होगा? तो अव्ययी भाव समास के लिए एक सूत्र आता है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यासम प्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा। अब देखो यहाँ पर ये सब शब्द लिखे गए हैं, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, ठीक, अत्यास, प्रतिशब्द, प्रति जैसे प्रति आ जाता है, प्रतिधनेकम, प्रत्येकम। तो विभक्ति, सामीप्य, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, अत्यय, आसम, असंपत्ति, ये सब आपके शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथार्थ, योग पद, योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति, ये जितने भी आएंगे आपके, इन सब में क्या होगा? आपका इन सब के मेल से जो बनेंगे वो सब आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रति से आप लोग अक्सर देखते होंगे, प्रत्येकम, प्रतिधनेकम, है ना? ऐसे देखो, जैसे हरो इति, अब हरो इति अधिहरि, हरि में, तो यहां पर विभक्ति का प्रयोग हुआ, हरो इति अधिहरि, हरि में। आत्मनि इति अधि आत्मा, अधि लग गया, अधि उपसर्ग पूर्वक बन गया, अध्यात्म, आत्मा में। तो यहां पर जो भी हुआ अध्यात्म, अब यहां जो ये शब्द बना सामासिक पद क्या बना? अध्यात्म बना। आत्मन इति ये विग्रह हो गया आत्मा में। नद्याः समीपम, नदी के समीप, दो शब्द, दो पद थे, तो अब यहाँ पर कौन सा आ गया? उपनदम, नदी के समीप। उप का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? समीप, समीप्यर्थम। तो यहाँ पर उसी सूत्र के अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही हैं। समृद्धि, सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, सुमद्रम, सुमद्रम, मद्रवासियों की समृद्धि। भिक्षाणाम समृद्धि, सुभिक्षम, भिक्षाटन की समृद्धि। ऐसे करके समृद्धि में, अर्थाभाव में, जहां पर किसी का अभाव दिखाया जाए, जैसे निर्मक्षिकम, ये ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव। तो यहां पर आपका
कोई पूछे कि अव्ययी भाव समास किस सूत्र से हुआ, तो आप यही वाला सूत्र बताएंगे, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि, इस सूत्र से इसमें आपका अव्ययी भाव समास हुआ। हिमस्य अत्ययः अति हिमम, अति के जब विषय में बताया जाए, अति रोगम, है ना, तो यहाँ पर अति हिमम, हिम का नाश, अति रोगम, रोगस्य अत्यय, निंद्रा संप्रत्ति न युज्यते अति निंद्रम, इस समय नींद उचित नहीं है, असंप्रत्ति की बात बताई जाए, इस समय ये चीज उचित नहीं, सही नहीं, तो वहां पर भी हमारा क्या होगा, अव्ययी भाव का प्रयोग होगा, अव्ययी भाव समास ही होगा। एक सूत्र और आता है, यहां पर बताए देते हैं लिख के, नदीभिश्च, ये सूत्र इसके बाद आता है, और ये सूत्र ये कहता है कि अगर नदीवाची संज्ञा, नदीवाची शब्द हैं, उनके पूर्व अगर कोई संख्या दी गई है तो उसमें भी क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास होगा। जैसे द्वियमुनम, पंच गंगम, तो यहां पर हम लोगों को संख्या से तो ऐसा लग रहा होगा कि यार दिगु हो सकता है, पंच है, संख्या पूर्वो दिगु, अगर संख्या है पूर्व में तो दिगु समास होगा, लेकिन जो उसके अपवाद बताए गए, एक बार हम लोग अपवाद देख लेंगे, क्योंकि अपवाद में हम लोग फंस सकते हैं कहीं ना कहीं, अगर कभी कोई चर्चा चले तो। अगर नदीभिश्च सूत्र ये कहता है कि नदीवाची संज्ञाओं शब्दों के साथ अगर उसके पूर्व में संख्या दी गई है, तो वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। जैसे आपका अतिशोकम, समस्त पद दिया गया है, विग्रह दिया गया है, और उस विग्रह से जो समस्त पद बना, प्रत्याग्नि, अग्नि, अग्निप्रति, मध्य गंगम, गंगाया मध्यम, त्रिगंगम, देखिए यहाँ पर ये आपको एग्जांपल मिल गया उसी नदीभिश्च सूत्र से, त्रिगंगम, यहाँ पर उन्मत्त गंगम, ऐसे उपगंगम, प्रत्येकम, ये सब में हमारी कौन सी समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आपको सिंपल सा ये समझना है कि कहीं अव्यय दिया गया है आगे, तो वहां पर अव्ययी भाव समास आप कर सकते हो अपना पूर्व प्रयोग करके, कि यहाँ पर अव्यय है तो यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास रहेगा। अब देखते हैं हम लोग सेकंड आते हैं तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास के बाद हम लोग आते हैं तत्पुरुष समास। अब जो तत्पुरुष समास है, उस समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान या उत्तर पद प्रधान जो है वो तत्पुरुष है। तो सबसे पहले समझने वाली चीज है उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। अच्छा, पूर्व पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, ये बहुत ही बड़ा विषय है। वैसे ये आसानी से ऐसे जब तक हम लोग विग्रह नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा कि हम पूर्व पद कैसे प्रधान पहचाने, उत्तर पद प्रधान कैसे पहचाने। लेकिन ये समझिएगा कि जहां पर जैसे आप में उसमें अव्यय देखा तो हम उसको अव्ययी भाव समास से समझ गए। उत्तर पद की प्रधानता, जैसे अभी आप इसमें देखोगे कि एक में विभक्ति होगी, दूसरा अर्थ बता रहा होगा, पर इसमें वही चीज बताई गई कि उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता रहती है, उसके साथ वो विभक्ति के साथ दूसरा शब्द भी आ सकता है, लेकिन जो उत्तर पद होगा उसकी क्या होगी, अर्थ की प्रधानता रहेगी। तो वहां पर हम तत्पुरुष समास को लेंगे। तत्पुरुष समास होने पर समस्त भाग को उत्तर पद का लिंग प्राप्त होता है। जैसे धान्येन अर्था, धान्येन अर्थः अर्थात धान्य अर्थ। तत्पुरुष समास के जो भेद हम करेंगे तो दो भेद करेंगे, ये जो समानाधिकरण तत्पुरुष है और एक व्यधिकरण तत्पुरुष है। तो जो व्यधिकरण तत्पुरुष है और समानादि तत्पुरुष है, तो व्यधिकरण और समानाधिकरण इसलिए बोला गया क्योंकि जब दोनों पदों के अधिकरण समान होंगे तो वो समानाधिकरण में आ जाएगा। अगर प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों आपके प्रथमा विभक्ति में है तो वो आपके किस में आ जाएंगे, समानाधिकरण में आ जाएंगे।
लेकिन अगर प्रथम की विभक्तियां चेंज हो रही हैं और दूसरी की विभक्तियां भी अलग है, या एक प्रथमा में ही है और एक प्रथम की विभक्तियां बदल रही हैं, तो वो फिर हमारे किस में आ जाएगा, व्यधिकरण तत्पुरुष में आ जाएगा। व्यधिकरण में क्या होगा, पूर्व पद में जो विभक्तियां लगी होती हैं वे भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे देखो, आपको 7 विभक्तियां बताई गई, मान लीजिए आपके पास 2 पद हैं, इसमें आपकी प्रथमा विभक्ति आ गई और इस पद में भी प्रथमा विभक्ति आ गई। बहुत बार ऐसा मिलेगा, इसमें भी प्रथमा होगी, इसमें भी प्रथमा होगी। अब होगा तो ये तत्पुरुष, लेकिन ये किस प्रकार का तत्पुरुष होगा, तो इसका अधिकरण और इन दोनों का अधिकरण क्या है, अधिकरण मतलब आधार, दोनों का आधार क्या है, समान है, तो इसको हम समानाधिकरण तत्पुरुष बोल सकते हैं। ये समानाधिकरण तत्पुरुष में आ जाएगा। अब इसी जगह ये द्वितीया में आ गया, ये बना रहा प्रथमा में, ये तृतीया में आ गया, ये चतुर्थी में आ गया, तब तो फिर बदल गई ना, अधिकरण बदल गए। और जब अधिकरण बदल गए तो क्या हो गया, वहां पर व्यधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। इतनी सिंपल सी चीज है इसमें कि व्यधिकरण हम उसको बोलेंगे जब दोनों की विभक्तियां सेम नहीं होंगी। देख लेते हैं एक बार। देखिए, जो व्यधिकरण तत्पुरुष हैं, इन्हीं के नाम पर इसमें आने वाले तत्पुरुषों के नाम रखे गए। जो विभक्तियां जिसमें आ गई उन्हीं के नाम पे उनका नामकरण कर दिया गया। तो 6 प्रकार के हो गए। द्वितीय तत्पुरुष, क्योंकि दोनों प्रथम प्रथम में रहेंगे तो समानाधिकरण में चले जाएंगे, और उसी समानाधिकरण तत्पुरुष को ही क्या बोल दिया गया, कर्मधारय समास बोल दिया गया। तो कर्मधारय भी आपका तत्पुरुष का ही भेद है। द्वितीय तत्पुरुष हो गया, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तो इस प्रकार इसके कितने भेद हो गए, द्वितीय तत्पुरुष 1 भेद, 2 भेद, चतुर्थी तत्पुरुष 3रा भेद, पंचमी तत्पुरुष 4था भेद, षष्ठी तत्पुरुष 5वां भेद और सप्तमी तत्पुरुष आपका 6वां भेद। तो इस प्रकार इसके 6 प्रकार हो गए। देखिए, द्वितीय तत्पुरुष जो है, इसमें प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति रहती है। 2 पद बताए थे हमने। तो जो प्रथम पद होगा ये वाला, इसमें कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, जो समास होने के बाद लुप्त हो जाती है। द्वितीय तत्पुरुष समास के उदाहरण हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे कृष्णम श्रिता, कृष्ण को प्राप्त, कृष्णम श्रिता, यहां पर द्वितीय विभक्ति लगी है, तो ये क्या इसका अर्थ हुआ, कृष्ण को प्राप्त। अब हमने इसको मिला के संक्षिप्तीकरण करके बना दिया कृष्णाश्रिता, कृष्णम श्रिता। ठीक, तो क्या बन गया, कृष्णश्रिता। दुखम अतीता, दुखातीता, दुख को पार कर गया हुआ। ऐसा करके जो भी शब्दों का निर्माण हुआ वो सब आपके किस में आ जाएंगे, द्वितीय तत्पुरुष में। अर्थात दोनों पदों में हमने विभक्तियां देखी, अगर वो द्वितीय विभक्ति लगी है तो फिर उसमें हमारा किस में आ जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष में आ जाएगा, व्यधिकरण तत्पुरुष में आ जाएगा। और प्रमुख रूप से उसका भेद पूछा जाए तो वो तत्पुरुष का भेद हो जाएगा। तृतीय तत्पुरुष में क्या होगा, तृतीयांत सुबंत पद का तत्कृत गुणवाचक शब्द के साथ और अर्थ के साथ समास होता है। तो यहाँ पर आपका पहला क्या हो जाएगा, तृतीयांत हो जाएगा, मतलब तृतीया विभक्ति लगी होगी उसमें। जैसे नखई ही भिन्ना, नख भिन्न, तो नखई, इसमें भी आपका तृतीया विभक्ति लगी हुई है। मासेन पूर्वा, मास पूर्व, महीने पूर्व। तो इस प्रकार तृतीया विभक्ति जो लगी है वो हमें प्रथम पद में हमें तृतीया विभक्ति देखने को मिलेगी। तृतीया तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। व्यासेन कृतम, व्यास के द्वारा किया गया, व्यासेन, व्यास के द्वारा, कृतम, किया हुआ। तो यहां पर आपकी तृतीया विभक्ति है, तृतीया तत्पुरुष हो गया, व्यास कृतम। संकुलया खंडः, संकुला खंडः, समस्त पद क्या बन गया, संकुला खंडा। पूछ ऐसे लेता है कि भाई संकुला खंडा में कौन सा समास है, बाण वेधा में, वेधा में कौन सा है, दानार्थ में कौन सा है, मास पूर्व। तो यहां पर हम तृतीया विभक्ति बाण से वेधा हुआ, बाण से विद्ध किया हुआ, तो बाण वेधा ऐसा जो शब्द बनेगा तो से या के द्वारा, बाण के द्वारा, यहाँ हम विभक्तियों का प्रयोग हो रहा है। और विभक्ति चिन्ह का जब अर्थ निकालेंगे तो विभक्ति जो चिन्ह होंगे उनका भी प्रयोग देखने को मिलेगा।
से या के द्वारा, बाण से वेदा हुआ। इसके बाद दानेन अर्थ, दानार्थ, दान से प्रयोजन। मासेन पूर्व, मास पूर्व, मास से पहले, मास से पहले, से आगे आपका जो चिन्ह है यहाँ पर से का प्रयोग हुआ, मास से पूर्व। पित्रा सदृश, सदृश अर्थ में भी आपका क्या हो जाएगा, पिता के समान। तो यहां पर आपका तृतीया विभक्ति हो गई। सदृश शब्द के लिए भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब आप विभक्ति और कारक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नियम आएंगे, विभक्ति, उपपद विभक्ति, ये सब के नियम बताए जाते हैं। स साकम समम सार्धम, इसके लिए भी आपका क्या आता है, तृतीया विभक्ति ही प्रयुक्त होती है ना। उसके नियम भी आपने पढ़े होंगे और आप देखेंगे आगे क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। तो स साकम समम सार्धम, ऐसे भी उसमें आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सम आ गया, सदृश आ गया, ऐसे में भी आपकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो भ्रात्रा समः, भ्रातृ समः, भाई के समान। तो यहाँ पर भी आपके ये तृतीया तत्पुरुष के भेद हो गए, जिसको हम व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत रखे हैं और जो मुख्य रूप से तत्पुरुष समास का ही भेद है। चतुर्थी तत्पुरुष समास अब आता है। चतुर्थी तत्पुरुष समास, इस समास में विभक्ति में पहला पद किस में रहेगा, तो जाहिर सी बात है, अभी तक द्वितीय तत्पुरुष में द्वितीया में रहा, तृतीया में तृतीया में रहा, और चतुर्थी में किस में रहेगा, तो चतुर्थी में रहेगा। चतुर्थी तदर्था अर्थ बलिहित सुख रक्षित ही, चतुर्थ्यंत सुबंत पदों का तदर्थ तथा हित के अर्थ में समास होता है। तदर्थ के लिए हित, हित के अर्थ में, इन दो अर्थों में इसका प्रयोग हम चतुर्थी तत्पुरुष के रूप में करते हैं। जैसे यूप आए दारू, यूप के लिए लकड़ी, यूप आए दारू, ये एग्जाम्पल हम लोगों को मिलता है लव सिद्धांत कौमुदी में भी। यूप आए दारू, यूप के, अच्छा यूप का अर्थ क्या है, यूप आए दारू का, यूप दारू का अर्थ क्या होगा, कोई एक लोग बता दीजिए, जिसको भी बोलना हो, कोई भी एक लोग बता दीजिए, यूप दारू का अर्थ क्या होगा। लकड़ी, लकड़ी नहीं, लकड़ी तो दारू का मतलब हो गया, दारू मतलब हो गया ना लकड़ी, काट होता है, यज्ञ हवन के लिए, यज्ञ, ऊट। हाँ, तो यूपाए दारू, यज्ञ हवन आदि के लिए जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, वो लकड़ी आपकी यूप दारू हो गई। रंधना स्थाली, रंधन स्थाली, रांधने के लिए जो थाली प्रयुक्त की जाती थी वो रंधन स्थाली बोला गया। भूताय बलि, भूत के लिए, जीव के लिए बलि जो दी गई, भूत बलि बोला गया। गोहितम, गाय के लिए भलाई, गाय का हित, गाय के लिए हित, गाय के लिए हित की कामना। तो ये चीजें जो हमने यहाँ पर जो हम विभक्तियां देखेंगे, ये आप देख सकते हो, यूपाए दारू, रंधनाय स्थाली, भूताय बलि, गवे पित्रे, गवे द्विजाए। तो ये सब आपके क्या है, चतुर्थी विभक्ति में है। गवे, पित्रे, पितृ शब्द का है ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। भूताय, रामाय, बालकाय, ऐसे करके, रंधनाय, यूपाय, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपका ये द्विजार्थ सूपा, द्विज के लिए दाल, द्विजाय सूपम, तो इसका समस्त पद बन जाएगा द्विजार्थ सूपा, द्विज के लिए दाल। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति की हम लोगों ने बात करी। तृतीया विभक्ति वाले तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, और सबसे पहले ही बता दिया गया कि ज्यादा अनेक नाम ना हो जाएं, इस वजह से जिस विभक्ति से जो समास बन रहा है, व्यधिकरण समास बन रहा है, उसको उसी विभक्ति के अनुसार नामकरण कर दिया गया। चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी तत्पुरुष। आगे अब इसके बाद आएगी पंचमी विभक्ति, पंचमी तत्पुरुष समास। तो इस समास में पहला पद पंचमी विभक्ति युक्त हो जाएगा। पंचमी भयन भयार्थक, पंचमी किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो भय और भय के अर्थ वाले शब्दों के योग में आप पंचमी का प्रयोग करते हैं। आपने विभक्ति में सूत्र देखा भी होगा, भीत्रार्थानाम भय हेतु, भी और त्रा, भी मतलब डरना और त्रा मतलब रक्षा। तो डरना, भय, इनके अर्थ में हम पंचमी का प्रयोग करते हैं, और भी करते हैं, और भी नियम है, लेकिन यहाँ पर जो होगा तो भय,
भयार्थक शब्दों के योग में पंचम्यंत शब्दों का समास होने पर आपका पंचमी तत्पुरुष समास होगा। जैसे चोरात भयम, चोरों से जो भय है वो क्या कहलाएगा? चौर भयम, चोर से भय। तो इनके साथ आपका, अब जैसे कुछ इसमें शब्द दे दिए गए, ठीक, अपेतापोट मुक्त पतित पत स्तैः अल्पसा, ये कुछ अपेतादि शब्द हैं। ये देखो, अपेतापोट मुक्त पतित पत, ठीक, तो ऐसे कुछ शब्द दे दिए गए, बोले कि इनके साथ भी आपका तत्पुरुष समास होगा। कौन सा तत्पुरुष? पंचमी तत्पुरुष। केवल अगर भय और ये नहीं तो इनके साथ भी पंचमी तत्पुरुष का प्रयोग करेंगे। जैसे सुखात अपेता, सुख से दूर, तो सुखापेता, इसको हमने बोल दिया सुखापेता। ऐसे करके इनमें जो अपेत आदि शब्द हैं, कुछ 5, 6, 7 शब्द हैं, इनका भी प्रयोग अगर आए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पंचमी तत्पुरुष का प्रयोग होगा। प्रेतात भीति ही, प्रेत भीति ही, प्रेत से जो भीति है, प्रेत से जो डरना है, प्रेत से डर है, उसको बोला गया प्रेत भीति। चौर भयम, चोर से डर, चौर भयम, चोर से डर। प्रेत भीति ही, प्रेत से डर। सर्प भीता, सर्प से डरा हुआ या सर्प से डर। व्याघ्र, व्याघ्र भीता, बाघ से डर। गृह निर्गता, घर से निकला हुआ। तो गृहात निर्गता, समास विग्रह तो ये हुआ गृहात, गृहात निर्गता। और वहां पर हमने जो आपकी विभक्ति थी, तो अब यहां पर वही चीज आ गई, विभक्ति ही लुप्यते यत्र। तो यहां पर विभक्ति का लोप कर दिया गया। तो विभक्ति लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते, यहां पर लेकिन अर्थ प्रतीत हो रहा है। गृहात निर्गता, घर से निकला हुआ, तो गृह निर्गता, ये चीज हो गई। आचारात भ्रष्टा, आचारात भ्रष्ट, तो आचरण से भ्रष्ट, आचरण से भ्रष्ट। तो अब वो इसमें भी क्या हुआ? आचार भ्रष्ट, ऐसे बन जाएगा। तो यहां पर आपका पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। पंचमी जो विभक्ति है उसका लोप कर देंगे और समस्त पद बना देंगे। इसके बाद आपका जहां पंचमी विभक्ति को लोप किया गया है, वहां पर हम क्या करेंगे? उसको पंचमी तत्पुरुष मानेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास। तो षष्ठ्यंत सुबंत का, षष्ठ्यंत सुबंत का अर्थ ये समझ लीजिए कि जो ये पद होंगे दो, तो ये जो प्रथम पद होगा ये षष्ठ्यंत है, अर्थात षष्ठी से इसका क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। तो कल वाली संधि से हम लोग देखो समझ लो, ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। और तो षष्ठ्यंत सुबंत। अब सुबंत इसलिए बोल दिया गया क्योंकि यहां पर गस प्रत्यय लगेगा, तीनों प्रत्यय लग जाएंगे, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाले। तो यहां पर षष्ठी के बहुवचन के जो सुबंत प्रत्यय लग रहे हैं तीनों, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? षष्ठ्यंत सुबंत। सुबंत कहलाएगा क्योंकि सुप प्रत्ययों का इसमें प्रयोग हो रहा है। और सुप आदि प्रत्यय कितने हैं? 21 प्रत्यय हैं। 7 विभक्तियां हैं और तीनों के 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो 3 प्रत्यय ये हो गए और 7 विभक्तियां हो गई, तो 7 त्रिका 21, तो 21 प्रत्यय हो गए। इस वजह से षष्ठ्यंत सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, परंतु यतश्च निर्धारणम सूत्र से निर्धारण में होने वाली षष्ठी विभक्ति में समास नहीं होता। नियम हमने पढ़ा कि षष्ठ्यंत सुबंत का समास होता है, लेकिन जहां निर्धारण वाली बात आएगी, तुरंत बताया गया, वहां पर आप षष्ठी विभक्ति का समास नहीं करेंगे। जैसे कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठ, तो यहां पर समास नहीं होगा। लेकिन अगर यही हम निर्धारण ना करें तो वहां पर हमारा तब आपका षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे गजा नाम राजा, गज के राजा, तो गजराज बोल दिया गया, गजराजा, गजों का राजा। राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। ठीक, यतश्च निर्धारण में बस हुआ क्या कि जहां आपका
श्रेष्ठ या ऐसा कुछ निर्धारण ना किया जाए, केवल इसमें जैसे पाठस्य शाला, पाठशाला, विद्यायाः आलयः, विद्यालय, विद्या का घर, सूर्यस्य उदय, सूर्योदय। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर किस उससे नियम से इसमें षष्ठी तत्पुरुष हुआ है, तो यहाँ पर आपका षष्ठ्यंत सुबंध का समर्थ सुबंध के साथ जो है वो समास हो गया है। षष्ठी तत्पुरुष के कुछ उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग ये ज्यादातर देखने को मिलता है राज्ञः पुत्रा, राज्ञः पुत्रा अर्थात राजा का पुत्र। अब यहीं पर जैसे हमने पहले आपको बताया था दशरथस्य पुत्रा, वो भी आपका षष्ठी तत्पुरुष था, दशरथ का पुत्र, दशरथ के पुत्र अर्थात भगवान श्री राम। लेकिन अब यहाँ अर्थात वाली चर्चा नहीं चलेगी। राज्ञा पुत्रा हो गया, राज्ञा पुरुषा हो गया, देवानाम भाषा हो गया, देव भाषा। तो देवताओं की जो भाषा देव भाषा, ये समस्त पद बन गया एक देव भाषा। और देव भाषा किसे बोला गया, बहुत अच्छा शब्द मिल गया कि इसमें सब चीजें देखो आ गई, हम लोगों की भाषा भी आ गई, हम लोगों के तो उसका संस्थान का नाम भी आ गया देव भाषा उन्नयन शोध संस्थान। तो और तो जो देव भाषा है इसमें भी आपका कौन सा समास है, कम से कम इसी का पता चल जाए तो देव भाषा में षष्ठी तत्पुरुष समास। पशु नाम पति, पशुपति, पशुओं का पति, स्वामी। तो जो पशुओं का पति हुआ वो पशुपति बोला गया। द्विजा नाम राजा, द्विज राजा, द्विजों का राजा। ऐसे ही नरा नाम इंद्रा, नरेंद्रा, नरेंद्र। इंद्रा कर दोगे तो नरेंद्रा बन जाएगा, नरों का देवेंद्र या नरों का राजा। देवेंद्र किसको बोला गया, इंद्र को बोला गया। और इंद्र क्या है, देवताओं के राजा, देवताओं के राजा हैं, तो देवताओं का राजा तो इंद्र। ऐसे ही नरों का जो देवेंद्र है, जो नरों का देवता है, नरों का राजा है, वो नरेंद्र बोल दिया गया। अच्छा, कल हमने एक चीज देखी थी, बस 1 मिनट का समय लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा संधि से रिलेटेड था। अच्छा ये देखिए, ये एक शब्द है अन्याय। अन्याय शब्द है और इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करके कोई एक लोग बता दीजिएगा या तो टाइप कर दीजिएगा। जो सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से उनके लिए प्रश्न है, बाकी तो जिसे पता है और अच्छी बात है। एक बार प्रयास करिए, अन्याय का बनाइए। किसी का बन जाए तो बोल दीजिएगा या तो बता दीजिएगा। अनिधन आय, अन्याय, क्या हो जाएगा, अनिधन आय, अनि और आय। अच्छा आप ये बताइए कि संधि में बताया गया था कि दो जो अनि आपका ये होगा कि अनि में कुछ मतलब पद बन नहीं रहा है ना, अनि आप कैसे बताएंगे इसको, देखिए। इसमें यण संधि हो रही है। हाँ तो देखिए यण संधि हो रही है, ऐसे बन सकता है ना, किसी ने ऐसे तो नहीं बना लिया इसको। अन्य आय तो नहीं बना लिया है। देखिए अब आप समझिए कि जो हमारे पास शब्द था वो नि, ये आपका उपसर्ग है, ये आपका शब्द है। तो कल आपने संधि में पढ़ा था कि उपसर्ग के साथ अगर शब्द लगा है तो संहिता कैसी होगी, नित्य होगी। तो यहां पर संहिता नित्य हो जाएगी तो न्याय हो जाएगा, न्याय हुआ।
और ये आपका लग जाएगा उपसर्ग। अन्याय अर्थात हमने इसका विलोम बना दिया। नी आय से न्याय बना और उसका विलोम शब्द हमने क्या प्रयुक्त किया, अन्याय। ठीक है, तो यहां पर अन्य आय करके ये वाला जो शब्द है ये आपका गलत हो जाएगा। अन्याय का अर्थ नहीं मैच करेगा। एक जगह हमने स्टेटस देखा था कि किसी ने कहा कि जो है घूस लेना अन्याय है, और अगर आप इसको इसका संधि विच्छेद मान लोगे तो गलत हो जाएगा। बताने का केवल मतलब ये था, केवल एक हास्यास्पद बात थी, इस वजह से 2 मिनट के लिए रखा गया कि घूस लेना गलत बात है, अन्याय है, और अगर संधि आपने नहीं पढ़ी, उसको अपने मन से अन्याय में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर आपके लिए वो गलत नहीं होगा। कह दोगे लिखा तो किताबों में तो ऐसे बता दिया गया है, हम तो संधि के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, है ना। तो नी और आय से आपका न्याय बना, उसको हमने जब विलोम कर दिया तो वो अन्याय हो गया। क्योंकि उपसर्गों का प्रयोग करके हम उसको कहते हैं नहीं कि उपसर्ग का प्रयोग करके आप उसके अर्थ को बदल सकते हैं और विशिष्ट कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो वैसे ही करके जब विपरीतार्थक अर्थ भी कभी कभी बना दिए जाते हैं, जैसे आपका प्रहार, संहार, ऐसे समानार्थक शब्द भी बन जाते हैं कुछ। अच्छा आगे चलते हैं, टॉपिक से भटकिए नहीं हम लोग। अब आते हैं सप्तमी तत्पुरुष। तो सप्तमी तत्पुरुष में क्या होगा कि जो सप्तमी आपका जो विभक्ति होगी वो सप्तमी लगी होगी प्रथम पद में। तो सप्तमी सौंडे, सप्तम्यंत सौंड, चालक, धूर्त, निपुण आदि शब्दों के साथ सदा सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कुछ आपको ये शब्द बता दिए गए, सप्तमी सौंडे, सौंडई, सप्तम्यंत सौंड, चालाक, धूर्त, निपुण आदि शब्दों के साथ सदा सप्तमी तत्पुरुष ही होता है। जहां पर आपको कभी भी समस्त पद में शौंड, प्रवीणः, पंडितः, धूर्त, कुशलः, वीरः, ठीक, पटु, पटु माने विवाचाल, कुशल, चपलः, प्रवीणः, पंडितः, तो ऐसे करके अगर शब्द आपको दिखे तो सिंपल सी एक चीज आपको पहचाननी है कि सप्तम्यंत शौंड शब्द से इसमें क्या होगा, प्रथमांत जो प्रथम पद है उसमें इसमें सप्तमी विभक्ति हो रखी होगी। जैसे अक्षेषु सौंड, अक्ष सौंड, जुए में धूर्त या जुए में निपुण। जुआ होता था ना पहले के टाइम में, अभी भी होता है, अब तो ऑनलाइन होने लगा है, और अब तो आईपीएल में तो घर घर चल रहा है, वो बहुत बड़े बड़े लोग उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो जो अक्षेषु सौंड है, अक्ष सौंड है, जुए में धूर्त है, निपुण है, यहां पर आपका सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। अच्छा, शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्र प्रवीणः, शास्त्र में प्रवीण। तो कुल मिला के आपको ये समझना है, सभायाम पंडिता, सभा पंडिता, सभा में पंडित, सभा में विद्वान, इन सब चीजों में आपका, इन सभी शब्दों में, इन समस्त पदों में, जितने भी समस्त पद हैं, इन सभी में आपका कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। अर्थ हम इसका यहां से देख लेंगे, काव्य प्रवीणः, काव्य प्रवीणा, काव्य प्रवीणः, काव्य में प्रवीण, रणे पंडिता, रण पंडिता, रण में पंडित, रण में कुशल, व्याकरणे पटु, व्याकरण पटु, समासिक पद, जो इसी को समासिक पद आप बोल सकते हो। तो जो समासिक पद बनेगा, समस्त पद बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, व्याकरण पटु। तो समासिक पद या समस्त पद आपका ये बन जाएगा। तत्पुरुष का अब जो दूसरा था समानाधिकरण, जिसमें दोनों विभक्तियां समान होती थी, उसको देख लेते हैं। उसको आप कहते हो कर्मधारय समास। उसको क्या बोलते हो आप लोग, कर्मधारय समास। उसी का दूसरा नाम हो गया कर्मधारय समास, या इसी को हम बोल सकते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष, जिस समास में विशेष और विशेषण का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखिए दो शब्द आते हैं, विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण। तो यहां पर जो विशेष शब्द है और विशेषण है, इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे आपका ये लिखा है नील कमल, तो ये जो नीला है या नील है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, कमल। बिल्कुल, तो जो कमल है जिसकी विशेषता बता रहा है, तो जो विशेषता बता रहा है वो तो विशेषण हो जाएगा।
विशेषण के लिए यही तो आपने पढ़ा कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बता रहे होते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। तो ये आपका विशेष्य हो जाएगा। जो भी संज्ञा या सर्वनाम जिसकी वो विशेषता बता रहा होता है वो विशेष्य पद कहलाएगा। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, महापुरुषः, महान है जो पुरुष, चरण कमल, महाजन, महान है जो जन। ऐसे करके एक आपका विशेषण होगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा पद, विशेष्य पद हो जाएगा। दूसरा पद कैसा हो जाएगा, विशेष्य पद हो जाएगा। और भी जैसे हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं, यहां पर लिखते हैं, क्या हुआ हट गया, हाँ देख लेते हैं इसका कुछ उदाहरण। जैसे एक मिनट, एक मिनट का समय दीजिए। हाँ, तो कर्मधारय में हम लोग देख लेते हैं, जैसे श्रेष्ठ पुरुषा, श्रेष्ठ पुरुषा, तो इसका समासिक पद क्या बन जाएगा, श्रेष्ठ पुरुषा। ठीक, इसके बाद महान चासौ आत्मा, तो महात्मा। ऐसे करके आपको ये समझना है कि जहां विशेषता बताई जाए, एक पद विशेषण होगा और दूसरा विशेष, वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे चलते हैं, द्वंद्व समास। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब हुआ जहां पर दो का समावेश हो रहा होगा, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो। उभौ पद प्रधाना द्वंद्व, द्वंद्व। उभौ पद, दोनों पद जिसमें प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। और इनकी पहचान कैसे, और अथवा या एवं आदि योजक जो लगे होते हैं लुप्त हो जाए। जैसे राम और श्याम, राम च श्याम च, तो जो चा लगा है और लगा है एवं लगा है। राजा और रंग, देश विदेश, तो देश और विदेश, यहाँ पर और शब्द भी हट गया। तो यहाँ पर जितने भी ये योजक होते हैं इनको लुप्यमान कर दिया जाता है, ये लोप इनका कर दिया जाता है, वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है। इसके बाद बहुब्रीहि समास की बात करें तो जहां पर कोई भी पद प्रधान ना हो, यहाँ पर कोई अन्य पद की प्रधानता बता दी जाए, प्रायण अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि। जहां पर अन्य पद की प्रधानता की बात की जाए वहां पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो वहां पर आपको बहुब्रीहि समझना है। और बहुब्रीहि में एक चीज ये याद रखनी है कि जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो सब आपके किस में आ जाएंगे, बहुब्रीहि में आ जाएंगे। जैसे चक्रपाणी हो गया, दिगंबरा हो गया, नीलांबरा हो गया, पंचानना हो गया, नीलकंठा हो गया, तो ये किसी ना किसी अन्य के नाम है, कोई अन्य अर्थ इसकी प्रतीति इससे हो रही है। अब देखिए आपका एक बच गया द्विगु समास। द्विगु के लिए परिभाषा बता दी गई, संख्या पूर्वो द्विगु। अर्थात जहां संख्या पूर्व में हो वहां पर द्विगु समास होगा। जैसे नवरात्रम, नवरात्र चल भी रहे हैं इस समय, तो यहां पर 9 की संख्या है। त्रिफला, त्रयाणाम फलानाम समाहारा, ऐसे ही जिस व्याकरण विशेष का हम लोग अध्ययन करेंगे, अष्टाध्यायी, त्रिमुनि, बिल्कुल त्रिमुनि। तो ऐसे करके जहां संख्या पूर्व हो तो इससे में जो भी शब्द बनेंगे वो सब आपके आ जाएंगे। पंचगवम, और इसमें क्या होगा, और इसमें चतुर्वेद, ये जो शब्द लिख दिया गया इसमें कौन सा समास हो जाएगा, साफ साफ लिखे देते हैं। द्विगु, इसमें द्विगु ही द्विगु, होगा। हाँ द्विगु कैसे होगा, देखिए। अच्छा, देवांशिका ने बिल्कुल सही बताया। इसमें जो है
अव्ययी भाव होगा। जिस पहले ही हमने इसके लिए जो अपवाद आया था बता दिया था, एक सूत्र आया था नदीभिश्च। जो सूत्र ये कहता था कि अगर नदीवाची शब्द हैं उनके पूर्व में अगर संख्या आ रही है तो फिर वो आपका दीर्घ ना होके क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बाकी त्रिफला हो गया, नवरात्रम हो गया, त्रिमुनि हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, ये सब आपके किस में रख दिए जाएंगे, द्विग समास के अंतर्गत रख दिए जाएंगे। ठीक, चलिए तो आज समास की क्लास का जो है यहीं से समापन करते हैं, क्योंकि आज टारगेट ये था कि भले उसमें कुछ चीजें कराई जाए लेकिन पूर्ण करा दिया जाए, क्योंकि कुछ जब चीजें रह जाती हैं तो फिर वो रह ही जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर समास का हम सामान्य परिचय आज देख रहे थे, और सामान्य परिचय के साथ हम लोगों ने इसका पूरा एक सामान्य परिचय ले लिया। विशिष्ट अध्ययन नहीं चल रहा था यहाँ पर। जो संस्कृत से इतर छात्र हैं, जो हिंदी या कंपटीशन और तैयारी करते हैं, उनके लिए थोड़ा ये और हेल्पफुल रहेगी क्लास। बाकी इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, आप लोग नेक्स्ट क्लास में भी जुड़िए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। सर बिल्कुल सर, लुक और लोप को एक बार फिर से बता दीजिए, सूत्र के अनुसार बता सकते हैं अभी। लुप और लोक, हाँ लुप और लोप और लुक कल हमने ये बताया था। देखिए अभी बता देते हैं थोड़ी, इसको खोल लो फिर से, चलो इसमें बिना लिखे बताया देंगे। लुप और लोप और लुक दो शब्द हैं। लोप में क्या होता है, अदर्शनम लोपा, लोप हो जाता है। और इतसंज्ञक जो वर्ण होते हैं, जैसे उसमें बताया जाता है कि इतसंज्ञक वर्णों का लोप हो गया, अदर्शन हो गया, नहीं दिखेंगे। लेकिन उनको निमित्त मान के जितने भी कार्य होंगे, जो प्रत्यय आएंगे या उनमें जो भी विकर्ण प्रत्यय आगे चल के आएंगे, जो शब्द बनेंगे, वहां पर लोप जब होगा तो उस पर वो प्रक्रियाएं लागू होंगी। जैसे हमने आपको बताया था कि सानच प्रत्यय था, सानच प्रत्यय में आपका चा हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई, तस्य लोपा से लोप हुआ, और अदर्शन लोपा से वो दिखेगा नहीं। लेकिन अगर यही किसी शब्द का लुक हो गया होता तो वहां पर निमित्त मान के कोई कार्य ना होता। लेकिन सानच प्रत्यय में अगर लशक को तद्धिते से आपकी तालव्य शा की संज्ञा हुई है तो ये प्रत्यय, ये जो शब्द होगा वो शित के अंतर्गत आएगा, और जो भी प्रक्रिया का हम प्रयोग करेंगे तो जो सित होगा उसके अंतर्गत जितनी भी प्रक्रियाएं आएंगी वो की जाएंगी। अगर लुक हो गया होता तो फिर ना की जाती वो कार्यक्रम, वो जितने भी प्रक्रियाएं हैं वो जो विकिरण प्रत्यय बीच में आएंगे वो फिर ना आते। लुक का अर्थ हो गया कि वो गायब ही कर दिया जाएगा, फिर उसका हम प्रयोग आगे ना उसको फिर समझेंगे, ना उसको दिमाग में ये रखेंगे कि नहीं ये था। लेकिन अदर्शनम लोपा से क्या हुआ कि अब उसका हमें दर्शन नहीं होगा, लेकिन वो है, वो कहीं ना कहीं है। ये दो चीजें एक मेजर पॉइंट है। जी सर, अंशुल सर कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल सर। कक्षा का इतना सुंदर संचालन के लिए मैं इस न केवल आयोजक समूह का बल्कि आज की क्लास लेने वाले हमारे आनंद जी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि ये इतनी सरलता के साथ क्लास प्रारंभ की जाती है और बड़ी गंभीरता भी क्लास में देखी जाती है। ये जो संस्कृत की व्याकरण जो बारीकियां हैं, प्रतिभागियों को उनको समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से आप सराहनीयता के पात्र हैं। मैं यह भी चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कुछ एडवांस नॉलेज है, कुछ आवश्यक जो आपको लगता है कि समय न्यूनता के कारण हम नहीं बता पा रहे हैं, तो इनको सीट के रूप में वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, मैं सर से एक निवेदन करना चाहूँगा, चूँकि मैं प्रतिभागियों के ग्रुप में नहीं हूँ तो मुझे जानकारी नहीं है कि दूसरा सप्ताह समापन होने जा रहा है, इनके टेस्ट की क्या प्रोग्रेस है। हम लोग जो 2 बार टेस्ट की बात किए थे वो आवश्यक है, लेकिन इकाई का भी यदि हो जाए क्लास के बाद में कुछ ऐसा, या क्विज हो जाए
ये भी मैं ये बात सर से भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि सभी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं तो अपनी अनापत्तियां भी दे सकते हैं 1-2 मिनट में। क्विज ऑनलाइन मोड में भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, जैसा आपको सुविधा हो। तो क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद बहुत सी हमारी कॉपी, बहुत सी डायरी ऐसी होती हैं जो खोली नहीं जाती हैं, लेकिन चूंकि एग्जाम तुरंत रहता है तो खोलनी पड़ती हैं। तो क्विक रिवीजन रहेगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, और आपके द्वारा जो अतिरिक्त सामग्री इन लोगों को दी जाएगी वो भी ये पढ़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। आप इससे असहमति भी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि संविधान का जो किसका है वो आपको अपने मूल अधिकार देता है। सहमति असहमति आप रख सकते हैं। जी धन्यवाद मौका देने के लिए। जी सर, हम सर से चाहेंगे कि सर इस बात पर जो है अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। जी जी, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे सर से, इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं हमारे प्रोफेसर प्रदीप सर, उनसे निवेदन करती हूँ कि अभी जो सर ने ये रखा पक्ष, उस पर अपने विचार एवं आज धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का समापन करें। हरिओम। परीक्षा अंतिम दिन होगी, क्योंकि अगर बीच में हम 2-3 बार परीक्षा लेंगे तो हमारे 2-3 पीरियड नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम अंतिम दिन परीक्षा का रखा है। और परीक्षा में पास होना न होना मतलब नहीं रखता है, और इस संपूर्ण